हेलो हेलो हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है तो यस टाइप करें। ओके। हाँ, इससे पहले की लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम निमेटोडा या फिर निमेट हेलमिन्थिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें निमेट हेलमिन्थिस क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, क्लासेस सारी चीज़ें कर चुके थे। एनेलिडा स्टार्ट किए थे, एनेलिडा में भी इसको पढ़ लिए थे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं वेलकम तो कर दूं आप लोगों को, भूल गया। चलो ठीक है, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए सभी का वेलकम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना एनेलिडा। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, ये सारी यहाँ क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। तो 3 क्लास में पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हीरोड्रीनिया, ये 3 क्लास में मेनली बांटा जाता है किसको, एनेलिडा को। ठीक है, 3 क्लासेस में इन लोग को मेनली बांटा जाता है। तो निमेट हेलमिन्थिस तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। निमेट हेलमिन्थिस के अलावा हम लोग पढ़ रहे थे एनेलिडा भी पढ़ रहे थे। तो एनेलिडा में भी ये चीज़ें हो गई थी। क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना था पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें एनेलिडा की, 1 मिनट, अगर एनेलिडा के क्लासिफिकेशन की बात करें हम लोग, वन मिनट, हाँ चलो ठीक है, ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, बैकग्राउंड नॉइस। क्लासिफिकेशन की बात करें एनेलिडा की तो 3 क्लासेस में मेनली डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया। ठीक है, तो ये 3 मेजर क्लासेस में एनेलिडा को बांटा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं और ये पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडीनिया के जनरल फीचर हैं। तो सबसे पहले हम लोग फीचर की बात करें, हैबिटेट की, आवास की बात करें, तो पॉलीकीटा क्या है, समुद्री जलीय है। ठीक है, फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। जबकि ओलिगोकीटा स्थलीय होता है, टेरेस्ट्रियल में, टेरेस में पाए जाते हैं। और वहीं हीरोडीनिया क्लास के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, अलवण जल में पाए जाते हैं। मतलब फ्रेश वाटर में बोल सकते हो किस में पाए जाते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके, ठीक है, हेड सेक्शन की, हेड पोर्शन की। तो हेड स्पष्ट होता है, हेड पाए जाते हैं, हेड, और उसमें क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हेड की बात करें तो स्पष्ट हेड, इसमें क्या पाया जाता है, क्लियर हेड हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें अस्पष्ट होता है और इसमें भी अस्पष्ट होता है। ठीक है, हेड क्लियर नहीं होता है। अब चूंकि हेड क्लियर होता है, यहाँ पर क्लियर पाया जाता है पॉलीकीटा में, तो इसलिए हेड पाए जाने के कारण हेड में क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेड होने के कारण इसमें क्या पाए जाएंगे, टेंटिकल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ, अगर इस तरह से अगर ये हेड है तो हेड में बहुत सारे इस तरह से टेंटिकल्स हेड रीजन में पाए जाएंगे। ठीक, और यहाँ अनुपस्थित है, यहाँ भी अनुपस्थित है। ठीक है, टेंटिकल्स या स्पर्शक क्या है वहाँ पर एब्सेंट है। नेक्स्ट बात करें चूसक या शकर की, तो शकर इसमें एब्सेंट होते हैं। अब चूंकि ये फ्री लिविंग होते हैं, कैसे, समुद्र, ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, एक्वेटिक, तो ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं। इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट की तरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भोजन अपना पकड़ सकते हैं खुद से ये जो, लेकिन ये क्या होते हैं, इसमें भी अनुपस्थित होते हैं लगभग। ठीक है, क्योंकि ये भी लगभग टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं और फ्री लिविंग होते हैं इसलिए। लेकिन हीरोडीनिया के जो अधिकतर मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं ना। और पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं। और अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर रहेंगे ये, तो उन्हीं का जो, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रह रहे हैं, उन्हीं को क्या करेंगे, उन्हीं का जो फूड मटेरियल है या न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्व करेंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीरोडीनिया में उपस्थित होते हैं चूसक, जो शकर होते हैं उपस्थित। जोंक वगैरह में क्या होता है, ठीक है, उनमें चूसक वगैरह पाए जाते हैं। बात करें खंडों की संख्या की या सेगमेंटेशन की, बॉडी सेगमेंटेशन की, तो इसमें अनिश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। और इसमें टोटल 33 खंड या सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हीरोडीनिया की ये विशेषता है कि इसमें 33 स्पष्ट खंड, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं सेगमेंटेशन पाया जाता है।
अगर हम लोग बात करें क्लाइटेलम की, तो क्लाइटेलम क्या होता है, एब्सेंट होता है पॉलीकीटा में और उपस्थित होता है किसमें, ओलिगोकीटा में। और ये 14, 15 और 16, ठीक है, 14, 15 नंबर के जो सेगमेंट हैं उनमें क्लाइटेलम का पाया जाना ओलिगोकीटा की कैरेक्टरिस्टिक्स या बोल सकते हैं लाक्षणिक विशेषता है। इसको बिल्कुल याद रखना, कुछ कुछ क्या है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। क्लियर, केवल जनन काल में उपस्थित होते हैं और इसमें क्लाइटेलम क्या होते हैं, केवल और केवल जनन काल में उपस्थित होते हैं। अगर बात करें हम लोग लिंग की या फिर इनकी सेक्सेस की, तो ये एक लिंगी होते हैं, मोनोशियस होते हैं। बाकी ये सारे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं और ये भी द्विलिंगी होते हैं। इनके में हीरोडिनिया के जो मेंबर होते हैं ये भी द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। अब चूंकि लार्वा की बात कर रहे हैं तो लार्वा में, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसमें लार्वा उपस्थित होती है किसमें, पॉलीकीटा के मेंबर्स में। और जो ओलिगोकेटा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें लार्वा एब्सेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसमें भी एब्सेंट होती है हीरोडिनिया के मेंबर में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें बॉट्रियोडल ऊतक की, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं बॉट्रियोडल टिश्यूज। तो इसमें एब्सेंट एंड अगेन इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। सीटी सहित पार्श्वपाद। अब सीटी सहित पार्श्वपाद जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सूडोपोडिया, ठीक है, या सूडोपोड। और ये सूडोपोड क्या होता है, मूवमेंट के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगेन पॉलीकीटा में ये उपस्थित होता है, चूँकि ये फ्री लिविंग होते हैं और फ्री लिविंग होने के कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना होता है और इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, सूडोपोड पाए जाते हैं। और सूडोपोड में सीटी या सीटा उपस्थित होते हैं। यहाँ सिर्फ सीटी प्रेजेंट होता है, सिर्फ सीटा प्रेजेंट होता है, सूडोपोड एब्सेंट होता है। और यहाँ हीरोडोनिया में अनुपस्थित होता है, टोटली क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं इसलिए इसको कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, होस्ट सेल के अंदर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये रहते हैं। क्लियर। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पॉलीकीटा के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि नेरिस, हेटेरोनेरिस, ठीक है, एफ्रोडाइट, ये क्या हैं, पॉलीकीटा के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, उदाहरण हैं। और वहीं ओलिगोकीटा की बात करें तो फेरेटिमा, जिसको हम लोग बोलते हैं केचुआ, ठीक है, फेरेटिमा क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और हीरोडिनिया का जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो तो है हीरोडिनेरिया। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे और इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडिनिया को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं बता रहा हूँ, जनरल कैरेक्टर्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस और निमेटोडा एनालिडा खत्म होता है। अब हम लोग टाइप स्टडी, ठीक है, अब इन तीनों क्लासेस जो हमने पढ़ा है उनकी टाइप स्टडी पढ़ेंगे। और इनकी टाइप स्टडी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो टाइप स्टडी में हम लोग सबसे पहले फैसियोला के बारे में पढ़ेंगे। अब तो चूँकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है आज, तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बचा हुआ है इसीलिए। ओके, टाइम होने के कारण अब हम लोग टाइप स्टडी स्टार्ट करते हैं। टाइप स्टडी फैसियोला, ठीक है, तो टाइप स्टडी फैसियोला के बारे में हम स्टडी करने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हो ध्यान रखना, आपको बहुत सिंसियर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका 12th का मार्क्स बिल्कुल आपका इंटरनल असेसमेंट में काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी भूल जाओ। तो आप सिंसियरली क्लास अटेंड करो, ठीक है, बिल्कुल सिंसियरली क्लास अटेंड करो सारे स्टूडेंट, और आपका अटेंडेंस काउंट होगा। हर एक चीज़ आपको ऑब्जर्व की जा रही है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को स्पेसिफिकली, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अभी नए आए हो आप लोग, तो आपका कोई भी इंटरनल असेसमेंट, और हम तो आपको जानते भी नहीं हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, ठीक है, कि बहुत सारे स्टूडेंट तो क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं, उत्तर देते थे क्लास में, तो उनको तो पता है। और आप लोग यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी कुछ नहीं टाइप करते हो, तो क्वेश्चन भी पूछा करो। तो आप लोग एकदम सिंसियर रहने की ज़रूरत है, सारे स्टूडेंट को बोल देना अपने फ्रेंड्स को कि वो पूरे सिंसियर रहें, ठीक है, नहीं तो फिर 45% लेकर बैठे रहें।
अगर सिंसियर नहीं रहना है तो 45%, या फिर थर्ड डिवीज़न लेकर पास होकर बिल्कुल जनरल प्रमोशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो लेकर बैठे रहें। नहीं तो सिंसियर होना है तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आप सिंसियरली क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे बहुत सारे एडमिशन हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरे पास 290 स्टूडेंट की लिस्ट है और क्लास कितने अटेंड करते हैं दोनों ग्रुप को मिलाकर 30 या 40 स्टूडेंट क्लास अटेंड करते हैं। तो ये 30-40 तो ठीक है, ये 30-40 तो हमारे एक कैटेगरी में आ गए जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। बाकी जो सी और डी कैटेगरी में आ रहे हो ना उनका बहुत बुरा हाल होगा। तो क्लास अटेंड करो सिंसियरली। क्लियर? खास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आए हो और इतनी उदंडता दिखा रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं, आप लोग अटेंड करो। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप स्टडी फैसियोला के बारे में। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? टाइप स्टडी फैसियोला। ठीक है, तो फैसियोला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फैसियोला के बारे में स्टार्ट करेंगे हम लोग, फैसियोला के बारे में पढ़ेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग फैसियोला को डील करेंगे। क्या कौन कौन से पॉइंट? तो साइलेंट फीचर ऑफ लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल का जो साइलेंट फीचर है, कॉप्यूलेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, कैप्सूल फॉर्मेशन, क्लीवेज एंड डेवलपमेंट, मिरास्टीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट। ठीक है, और इनके अलावा जो सेकेंडरी होस्ट है उसको यहाँ पर पैथोजेनिक इफेक्ट ऑन शिफ्ट, कंट्रोल, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो इन सारी चीज़ों के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? फैसियोला को पढ़ेंगे। क्लियर? और फैसियोला को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो फैसियोला को मैं बता दूं कि जो फर्स्ट एक से लेकर जो ये जो मिरास्टीडियम लार्वा है ना, मिरास्टीडियम लार्वा तक का जो स्टेप होता है, ठीक है, वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? वो सीप पर कंप्लीट होता है। और जो लाइफ साइकिल है सेकेंडरी होस्ट पे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बता दूँ, हमने क्या पढ़ा है कि ये डाइजेनेटिक होता है। क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट। ठीक है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है कौन? फैसियोला। और डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट क्या होता है? क्या होता है डाइजेनेटिक? बताओ तो, कितना पढ़ते हो समझ में आएगा, कौन सिंसियरली क्लास अटेंड करता है। हाँ, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट में, डाइजेनेटिक मीन्स ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में चलता हो, 2 होस्ट में। ठीक है, तो इसका भी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होस्ट कौन होता है? फर्स्ट होस्ट होता है सीप और सेकेंड होस्ट होता है लेमिया। ठीक है, लिमनिया जिसको बोलते हैं। फर्स्ट होस्ट के क्या? सीप, और सेकेंड होस्ट फर्स्ट ये, सेकेंड लिमनिया। तो यहाँ से मिरास्टीडियम लार्वा तक की जो लाइफ साइकिल है वो किसके अंतर्गत, किसके अंदर होती है? तो प्राइमरी होस्ट सीप के अंदर ये इतना का पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट से लेकर 6 तक का प्रोसेस होता है कंप्लीट। और जो स्पोरोसिस्ट से लेकर इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट, ये जो पूरा का पूरा कहाँ तक, ये पूरा लाइफ साइकिल किसके अंदर चलता है? तो सेकेंडरी होस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लिमनिया। ठीक है, लिमनिया बोलते हैं, इसके अंदर चलती है। तो ये फैसियोला का लाइफ साइकिल है, 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं इसको डिटेल में। तो इसकी लाइफ साइकिल के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दिस वन इज़ द, ये क्या है? ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल शो करता है। मीन्स 2 होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। ठीक है, और ये 2 होस्ट कौन है? तो फर्स्ट प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट है सीप। ठीक है, प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट है सीप। और सेकेंडरी होस्ट कौन है? सेकेंडरी होस्ट लिमनिया, ट्रेन कुटेला, ठीक है, बोलिनिस और प्लेनोब्रिस। ठीक है, प्लेनोरबिस, ये क्या हैं? ये सेकेंडरी होस्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेज या फिर प्राइमरी लाइफ साइकिल, प्राइमरी होस्ट सिप होता है और सेकेंडरी होस्ट ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो समझ में आ गया डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? क्रॉस। हालांकि हम जानते हैं, हमको पता होना चाहिए कि जो फैसियोला होता है वो कैसा होता है? वो मोनोसियस होता है। मतलब, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि इसमें मोनोसियस मीन्स मतलब मेल ना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं? कैसा होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस फर्ट यहाँ लिखा है, देखो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने का एक रीज़न है। क्या रीज़न है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि जो, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्या कर होते हैं? अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और फर्टिलाइजेशन मेनली क्या होता है? इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल। क्यों? क्योंकि दो फैसियोला के बीच में क्या होता है? इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोड्यूस्ड ह्यूज नंबर ऑफ एग्स, और ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं? एग को प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ सेरेब्रल लार्वा फॉर्म, तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट होता है यंग का, वो कई स्टेजेस में होता है। हमने क्या क्या लार्वा पढ़ा है यहाँ पर? तो इन स्टेजेस के अंतर्गत होता है। कौन कौन से? फर्स्ट मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया, तब ये जाकर किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट फैसियोला में कन्वर्ट होता है। इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट शिप बाई मेटासर्केरिया स्टेज, सेकेंडरी होस्ट बाई मेरासीडियम लार्वा। तो जो प्राइमरी होस्ट है उसको ये कौन सा लार्वा इन्फेक्ट करता है? तो प्राइमरी होस्ट को मेटासीरिया लार्वा इन्फेक्ट करता है और सेकेंडरी होस्ट को मेरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करता है। तो याद रखना, मैं पूछूंगा वाइवा जब ओरल टेस्ट होगा तो, कि मेरासीडियम लार्वा, ठीक है, या फिर कौन सा जो फैसियोला की कौन सा लार्वा प्राइमरी होस्ट को और कौन सा लार्वा सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है। तो याद होना चाहिए सभी को। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड एंड स्लाइम चांस ऑफ सर्वाइवल, तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, ठीक है। और जो बहुत सारे लार्वाज हैं, ठीक है, बहुत सारे लार्वा हैं, उनमें से कुछ ही लार्वा, सारे लार्वा नहीं, कुछ ही लार्वा क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। अगर मैं बोलूँ 100% में, तो 100% में ओनली 20% ही क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं। तो ये तो हो गया लाइफ साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला इन प्राइमरी होस्ट शिप। तो प्राइमरी होस्ट शिप में इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेज होता है लाइफ साइकिल में कपल्शन, ठीक, या किसी को बोलते हैं कोप्यूलेशन, मीन्स इसको आप मैटिंग भी बोल सकते हो, ठीक। तो शिप के बाइल डक्ट में उपस्थित मैच्योर फैसियोला प्रजनन के समय प्रवास कर वहीं कॉप्यूलेशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो सीप है ना, ये जो भेड़ है, भेड़ के जो बाइल डक्ट में होते हैं, जो मैच्योर फैसियोला होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉप्यूलेशन करते हैं। कॉप्यूलेशन के समय दो फैसियोला इस प्रकार संलग्न होते हैं कि एक फैसियोला के वेंट्रल साइड पर स्थित गोनोपोर दूसरे फैसियोला के डॉर्सल साइड पर स्थित ओपनिंग ऑफ लॉरल कैनाल के संपर्क में आ जाता है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कॉप्यूलेशन करते समय जो दोनों फैसियोला होते हैं वो इस तरह से दोनों से जुड़ जाते हैं, इस तरह से संलग्न हो जाते हैं कि एक फैसियोला का जो है, जो वेंट्रल साइड है ना, जहाँ पर गोनोपोर उपस्थित है, ठीक, पहला फैसियोला का वेंट्रल साइड का गोनोपोर और दूसरे फैसियोला का डोर्सल साइड पर उपस्थित लॉरल कैनाल दोनों क्या हो जाएं? संपर्क में आ जाएं, ताकि इनके बीच में क्या हो? कॉप्यूलेशन हो, ठीक। अब दोनों क्या करते हैं? पास पास में आ गए। इस स्थिति में मेल का सीरस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्या? सीरस। तो मेल का जो सीरस होता है ओपनिंग ऑफ लॉरेल्स कैनाल में प्रवेश कर मेल गैमीट्स स्पर्म को प्रोस्टेट फ्लूइड में के साथ वहां स्थानांतरित कर देता है।
तो अब दोनों एक दूसरे से कम कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद जो मेल का सीरस होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो फीमेल जो फैसियोला होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेल केनाल। ठीक है, लॉरेल केनाल में क्या करते हैं, अपना गैमीट या स्पर्म इंजेक्ट कर देता है मेल फैसियोला। ठीक है, और इसको वहाँ पर क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देता है, और वो फिर प्रोस्टेट फ्लूइड पे चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके उपरांत दोनों फैसियोला पृथक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कॉपुलेशन कराती है, और जैसे ही ठीक है स्पर्म का इंजेक्शन हो गया प्रोस्टेट फ्लूइड में, उसके बाद इनके बीच में सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन हो गया, मेटिंग हो गई, और दोनों के दोनों फैसियोला फिर क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा का प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, कॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, बहुत क्लियर है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। प्रोस्टेट फ्लूइड स्पर्म को लॉरेल कैनाल में स्वतंत्रतापूर्वक गति में सहायता करते हैं, और ये जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है ना, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, ठीक है, लॉरेल कैनाल में जो भी स्पर्म वगैरह हैं उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, सीप का जो ये लीवर सेल्स है, ठीक है, लीवर सेल का यहाँ पर लीवर सेल को अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर मैच्योर फैसियोला है। ठीक है, और ये मैच्योर फैसियोला बाइल डक्ट में मूव करते हैं, और बाइल डक्ट में मूव करने के बाद दोनों क्या करते हैं, आपस में मैटिंग करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब दो स्पर्म वहाँ पर इंजेक्ट कर दिए हैं, कहाँ पर, ठीक है, इसके लॉरेल फ्लूइड लॉरेल किनार पर। अब क्या होगा, अब दोनों के बीच में स्पर्म और जो ओवा होगा, दोनों के बीच क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। तो लॉरेल केनाल में स्थानांतरित किए गए स्पर्म आगे गति करते हुए ओविडक्ट में पहुंचते हैं। तो ठीक, अब लॉरेल केनाल में जो फीमेल है ना, फीमेल का जो लॉरेल केनाल है उसमें अब स्पर्म रिलीज़ कर दिया गया है मेल, तो वो स्पर्म क्या करता है, लॉरेल केनाल में मूव करते हुए ओविडक्ट में चला जाता है। कहाँ पर, ओविडक्ट में, जहाँ वे ओवरी से ओविडक्ट में आती हुई ओवा के साथ मिलकर क्रमशः उठे फर्टिलाइज कर देते हैं। अब ये ओवरी से होते हुए ओविडक्ट में जो ओवा होती है ना, ओवा ओविडक्ट के द्वारा ओवा बनते रहती है, उसी ओवा को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह से फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल होता है, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फैसियोला में सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत ही कम देखी गई है। तो फैसियल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें एक ही फैसियोला का, ठीक है, साइरस उसी फैसियोला के फीमेल जेनाइटल एपर्चर में प्रवेश कर स्पर्म को छोड़ देते हैं, जहां से वह यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट में पहुंचकर ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, उसको ध्यान से देखो। तो सपोज क्या है, ये एक फैसियोला है, ठीक है, ये क्या है, एक फैसियोला है। तो फैसियोला में क्या होगा, सपोज, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इधर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग प्रोड्यूस करेंगी, और ये मेल क्या करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर, हाँ। ओके, तो उसमें तो साइरस और जेनेटल अपर्चर दोनों क्या होते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है, और हमको पता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा। अब कॉपुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब थर्ड स्टेप होता है कैप्सूल का फॉर्मेशन। अब कैप्सूल कैसे बनेंगे, ओविडक्ट से यूटेरस की ओर आगे बढ़ती हुई जायगोट वाइटेलाइन फ्लूइड तथा मेहल्स ग्लैंड के सेक्रेशन के संपर्क में आता है। अब जायगोट क्या होता है, मूव करता है कहाँ पर, यूटेरस की ओर। ठीक है, यूटेरस की ओर। अब ओविडक्ट से होते हुए जायगोट यूटेरस की ओर मूव करता है, और यूटेरस वाइटेलाइन फ्लूइड और मेहल्स ग्लैंड के कांटेक्ट में आता है। मतलब वाइटेलाइन फ्लूइड और मेहल्स ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट फ्लूइड के संपर्क में आता है। और मेहल ग्लैंड दो प्रकार के कार्य करता है, दो प्रकार के, ठीक है, सिक्रीशन के संपर्क में आते हैं, और दो प्रकार के मेहल्स ग्लैंड कार्य करते हैं। क्या क्या कार्य करते हैं मेहल्स ग्लैंड,
वाइटलाइन फ्लूइड को योग सेक व सेल में अलग करना व सेल का निर्माण में सहायता करना। तो ये जो वाइटलाइन फ्लूइड है ना, ठीक है, इसी वाइटलाइन फ्लूइड को क्या करना, सेपरेट कर देता है। कौन, मेहल्स ग्लैंड। किसमें, तो योग सेल में से अलग कर देता है और सेल में, योग सेल्स और सेल्स, ठीक है, साथ ही साथ सेल के निर्माण में हेल्प करता है। यूटेरस के मार्ग को नम तथा चिकना बनाए रखना, साथ ही साथ जो यूटेरस होता है उसके मार्ग को क्या बनाए रखना, नम और चिकना बनाए रखना। तो ये मेहल्स ग्लैंड, इनके जो रिप्रोडक्शन, मेहल्स ग्लैंड और ये जो भी प्रोसेस है, इनको एक साइंटिस्ट थे स्टेफेंसन, ठीक है, इन्होंने 1947 में बहुत अच्छे से स्टडी किया था कैप्सूल फॉर्मेशन को, और इन्होंने बताया था, ठीक है, कि कैसे जाइगोट से कैप्सूल का निर्माण होता है। क्लियर। तो वाइटलाइन फ्लूइड क्या कर रही है, मूव कर रही है। वाइटलाइन फ्लूइड क्या कर रही है, मूव कर रही है, और मूवमेंट के साथ साथ, ठीक, वाइटलाइन फ्लूइड मूव कर रही है। तो जैसे ही मूव कर रही है, इसको दो भाग में डिवाइड कौन कर दे रहा है, मेहल्स सिक्रीशन या मेहल्स ग्लैंड, इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है, वाइटलाइन फ्लूइड को सेपरेट कर दे रहा है। कौन कौन से, फर्स्ट योग सेल और दूसरा सेल, इंटरनल मटेरियल, सेल मटेरियल में। अब योग सेक क्या करता है, ये इनर पार्ट बनाता है और सराउंड द जाइगोट, जाइगोट के चारों तरफ पाया जाता है, और ये, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जो भी, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा जाइगोट के बाद, उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सेल मटेरियल की, तो सेल मटेरियल सेल बनाएगा लास्ट में, ठीक है। तो सेल मटेरियल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, ठीक है, फिनॉल्स और प्रोटीन से, फिनॉल से बना होता है और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब चूंकि फिनॉल क्या होता है, फिनॉल, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए फिनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिनॉल किनोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिनॉल किस में ऑक्सीडाइज हो गया, फिनॉल किनोन में ऑक्सीडाइज हो गया, स्टेबल नहीं होने के कारण। अब ये किनोन इस प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, स्क्लेरोटिन। क्या बना लेता है, स्क्लेरोटिन। और स्क्लेरोटिन, ठीक है, जो भी एग होता है ना, इसके चारों तरफ इस तरह से सेल का निर्माण कर देता है, सेल का। और ये सेल क्या करते हैं, सेल प्रोटेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, जो कैप्सूल होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जाएगा तो बहुत सा होस्ट क्या करेंगे, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे इसको किल करने के लिए। तो इनको किल करने के लिए, इनको प्रिवेंट करने के लिए ये जो सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हमने कैप्सूल फॉर्मेशन भी देख लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का स्ट्रक्चर। कैप्सूल पीले भूरे रंग की अंडाकार माइक्रोस्कोपिक रचना होती है। कैप्सूल का डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा कैप्सूल के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कैप्सूल क्या होती है, कैप्सूल पीले भूरे रंग की अंडाकार माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है। तो बहुत माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है जो कि पीले भूरे रंग की अंडाकार संरचना होती है। यहाँ आप देख सकते होंगे कि एग के आकार का स्ट्रक्चर है कैप्सूल का। इसकी लंबाई 130 से लेकर 150 माइक्रोन तक तथा चौड़ाई 63 से लेकर 90 माइक्रोन तक होती है। तो इतनी क्या होती है, इसकी डायामीटर होती है। कैप्सूल के अग्र सिरे पर एक सूक्ष्म कवर के रूप में अपर पाया जाता है। तो इसके जो ऊपर हिस्से में ऊपर हिस्से की बात करें तो यहाँ पर अपर पाया जाता है। यहाँ देखिए ऊपरी हिस्से पर क्या पाया जा रहा है, अपर पाया जा रहा है, जो लीड के जैसा होता है। और ये अपर क्या होता है, खुलता है या ओपन होता है। अपर के ठीक नीचे विस्कस ग्रेनुलर कुशन होता है। तो इसके ठीक नीचे विस्कस ग्रेनुलर कुशंस पाया जाता है। अब कैप्सूल यूटेरस में पहुंचकर कुछ समय तक के लिए स्टोर कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब कैप्सूल कहाँ पर, जैसे ही यूटेरस में पहुंच जाता है, यूटेरस में इसको कुछ समय के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। तो ये हमने देखा कैप्सूल का स्ट्रक्चर, यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, जाइगोट बना है, योग सेल, ठीक है, और ये सेल। क्लियर। अब हम देखते हैं क्लीवेज एंड डेवलपमेंट इन कैप्सूल। कैप्सूल में क्लीवेज और डेवलपमेंट। तो कैप्सूल में क्लीवेज की प्रक्रिया यूटेरस में ही रहते प्रारंभ हो जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल में जो क्लीवेज का प्रोसेस है वो कहाँ पर
प्रारंभ हो जाता है, यूटेरस में ही प्रारंभ हो जाता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होता है। क्लीवेज क्या होता है? होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। और होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्या होता है, कैसा क्लीवेज होता है? तो होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज मीन्स ये, ठीक है, जायगोट है तो इसमें, या फिर एक सेल है इसमें क्लीवेज होगा तो होलोब्लास्टिक, तो होलोब्लास्टिक मीन्स 2 बराबर भाग में ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल मीन्स होलोब्लास्टिक तो हो रहा है लेकिन अनइक्वल मीन्स क्लीवेज बीच में इक्वल ना होकर अनइक्वल हो रहा है। तो इस तरह से एक छोटी सेल बन रही है और इस तरह से बड़ी सेल, ठीक है। एक क्या बन रहा है, स्मॉल सेल, और एक बड़ी सेल जिसको हम लोग बोल रहे हैं लार्ज सेल। क्लियर? तो जायगोट में यहाँ देखिए, जायगोट में जो क्लीवेज होगा वो अनइक्वल होगा। और अनइक्वल क्लीवेज के कारण क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सेल बनते हैं। तो एक सेल होता है लार्ज, जिसको प्रोपेगेटरी सेल, जो बड़ा सेल हुआ ना, इसको हम लोग लार्ज प्रोपेगेटरी सेल बोले। और ये छोटा सेल जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सोमेटिक सेल। तो ये जो छोटे सेल्स हैं इसको बोलेंगे स्मॉल सोमेटिक सेल। जो स्मॉल सोमेटिक सेल हैं वो लार्वा का एक्टोडर्म बनाते हैं, ठीक है। लार्वा का क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म बनाते हैं। और जो लार्ज प्रोपेगेटरी सेल होता है वो फर्दर 2 भाग में ग्रुप हो जाते हैं। 2 भाग इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो 2 ग्रुप में इकट्ठी हो जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के सेल्स होते हैं, 1 ग्रुप से उसको हम लोग, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो या लार्वा बनता है। फर्स्ट ग्रुप सब सेल से क्या बनता है, एम्ब्रियो या लार्वा। और जो सेकेंड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सेकेंड ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उससे क्या बनता है, तो सेकेंड ग्रुप ऑफ सेल्स से जर्म सेल्स बनते हैं। और यही जर्म सेल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ डायग्राम में देखिए, कैप्सूल फर्स्ट डायग्राम में, तो ऊपर अपर्कुलम है, फिर विस्कस कुशन एरिया है, उसके बाद जायगोट, और ये पूरा योग सेल। सेकेंड यहाँ पर विस्कस कुशन प्रोपेगेटरी सेल, ठीक है। तो जो योग सेल है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट प्रोपेगेटरी सेल्स और दूसरा, ठीक है, सोमेटिक सेल। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर एम्ब्रियो इस तरह से ग्रो किया हुआ है और यहाँ पर योग सेल पाए जा रहे हैं। और योग सेल क्या करेगा, योग सेल ही यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये शेल है और ये शेल क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। फाइनली डायग्राम में कैप्सूल का फॉर्मेशन हो चुका है और कैप्सूल के अंदर में मीराशीडियम लार्वा बंद है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या है, मीराशीडियम लार्वा पैक है। अब ये मीराशीडियम लार्वा को रिलीज़ किया जाएगा। अब मीराशीडियम लार्वा क्या है, रेडी हो चुका है ना। अब हमें पता है कि मीराशीडियम लार्वा कहाँ पर अब सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, मतलब मेरा प्राइमरी होस्ट में इसका लाइफ साइकिल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक, ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ कैप्सूल में एम्ब्रियो तक विकास की प्रक्रिया यूटेरस में रहते हुए पूर्ण होती है, किंतु इसमें आगामी विकास तब भी संभव होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कैप्सूल में जो एम्ब्रियो का विकास है वो यूटेरस में रहते हुए कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। लेकिन और डेवलप होने के लिए, ठीक है, और जो अपकमिंग डेवलपमेंट है वो अब फर्दर डेवलपमेंट होगा, तो फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है। तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए, तो कैप्सूल नम स्थान या पानी में पहुंच जाए। तो कैप्सूल कहाँ पर, कैप्सूल अगर नम स्थान में या फिर पानी में पहुंच जाए तो आगे का डेवलपमेंट होगा। और 60% नमी प्राप्त कर ले। पानी आंशिक रूप से अम्लीय हो, पानी को कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक होनी चाहिए, पीएच लगभग 6.5 के आसपास, और टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो। क्लियर? तब ये क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो युक्त कैप्सूल फैसियोला के यूटेरस में गोनोपेर के द्वारा बाहर निकलकर सीप के बाइल डक्ट्स में मुक्त कर दिए जाते हैं, जहां पर वह इंटेस्टाइन से होते हुए अपचित भोजन मल के साथ सीप के शरीर से बाहर जमीन में जलाशय के किनारे पहुंच जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल, ये जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो तो डेवलप हो चुका है कैप्सूल में, यहाँ पर देख रहे हो तो मीराशीडियम लार्वा, इसी को हम लोग एम्ब्रियो बोल रहे हैं ना। तो ये डेवलप हो चुका है कैप्सूल के अंदर। अब ये क्या किया, अब क्या होता है, अब जो फैसियोला होता है ये यूटेरस से गोनोपोर के द्वारा,
ये यूटेरस से गोनोपोर के द्वारा होते हुए शिप के बाइल डक्ट में चले जाते हैं, और शिप में के बाइल डक्ट में चले गए, फिर वहाँ से शिप के आंत में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और आंत से होते हुए ये ठीक है अपचित भोजन मल के साथ शिप के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब जब ये शिप डंक करती है ना, शिप डंक यहाँ, तो यहाँ पर शिप डंक में क्या करते हैं, ये रहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो शिप है वो क्या की हैं, एक्सक्रीट की हैं अपना डंक, तो इसी में क्या है, कैप्सूल प्रेजेंट है। आप यहाँ देख रहे हो, एक इसी में कैप्सूल प्रेजेंट है, और इसी कैप्सूल के थ्रू अब ये डंक क्या होगा, ये जो शिप का डंक है वो ख़राब होगा, डिटेरियोरेट होगा, और डिटेरियोरेट होगा तो फिर ये पानी में पहुँच जाएगा, ये अलग अलग तरीके के थ्रू। उपरोक्त अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर कैप्सूल के अंदर एम्ब्रियो में विकास शीघ्रता से होता है तथा वह मीरासीडियम लार्वा में विकसित हो जाता है। तो ये सब कंडीशन रहे तो फिर क्या होता है, कैप्सूल में के अंदर जो भी एम्ब्रियो है उसका विकास बहुत तेज होता है और मीरासीडियम लार्वा बन जाता है। मीरासीडियम लार्वा के साथ प्राइमरी होस्ट सीप में जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही मीरासीडियम लार्वा यहाँ बन गया तो मीरासीडियम लार्वा जैसे कंप्लीट हो गया, मतलब सीप के अंदर क्या हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और सीप क्या करती है, जैसे सीप के अंदर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया तो सीप इसको ठीक है अपने मल के साथ इसको एक्सक्रीट कर देती है, और ये मल क्या होता है, पानी में तो दूसरे अलग अलग जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर मीरासीडियम लार्वा रेडी है। तो जैसे ही कैप्सूल का जो सेल फटेगा ना, ये जो सेल होगा ये फटेगा, तो फिर ये मीरासीडियम लार्वा क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो मैं बता दूं आपको होगा क्या, अब जैसे ये फटेगा, ठीक है, कौन फटेगा, जिसकी सेल फटेंगी कहाँ पर, बाहर में जैसे ही कि ये फटेगा, इसकी जो सेल है ठीक है ये फटेगी, ये आवरण फटेगी, ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर ये अपना जो सेकेंडरी होस्ट है ठीक है, सेकेंडरी होस्ट उसको इन्फेक्ट करेगा, और वहाँ पर अपना दूसरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। फर्स्ट लाइफ साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मीरासीडियम लार्वा है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। मीरासीडियम लार्वा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देख लेते हैं। मीरासीडियम युक्त कैप्सूल जब पानी के संपर्क में आता है तो मीरासीडियम लार्वा के द्वारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्राव एवं विस्कस ग्रेनुलर कुशन के प्रसार से अपरकुलम खुल जाता है तथा मीरासीडियम लार्वा अपने सीलिया की सहायता से पानी में स्वतंत्र होकर तैरने लगता है। अब होता क्या है, देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये मीरासीडियम लार्वा है, ठीक है। अब ये मीरासीडियम लार्वा क्या होता है, मीरासीडियम लार्वा अब इसको बाहर निकालना है तो इसके लिए क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और एंजाइम सीक्रेट करने के कारण एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तो एंजाइम यहाँ का जो ठीक है जो भी यहाँ का जो सेल्स वगैरह होते हैं, रिजिड मटेरियल होता है, उसको क्या करना शुरू कर देती हैं, एंजाइम डिग्रेड करना, ठीक है। और डिग्रेड कर जैसे ये डिग्रेड हो जाती हैं, अपरकुलम क्या होता है, अपरकुलम खुल जाता है, और ये प्रेशर लगाती हैं इधर, और प्रेशर लगाती हैं तो अपरकुलम पूरी तरह से खुल जाता है। अब जैसे ही अपरकुलम खुल जाता है, ये जो भी मीरासीडियम लार्वा होता है, मीरासीडियम लार्वा इस अपरकुलम से होते हुए कहाँ निकल जाता है, बाहर वाटर में निकल आता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। इसमें देख रहे हो ना, मीरासीडियम लार्वा में इस तरह से सीलिया पाया जा रहा है, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया पाए जा रहे हैं, और इसी सीलिया की सहायता से पानी में क्या करते रहता है, ये तैरते रहता है, और जैसे ही इसको सेकेंडरी होस्ट मिलता है तुरंत उसको इन्फेक्ट करता है। मीरासीडियम लार्वा की हम लोग ठीक है बाहरी संरचना की बात करें तो मीरासीडियम लार्वा में ठीक है ये तीन स्पष्ट हमें देखने को मिलता है, तीन स्पष्ट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट शेप, तो शेप इसका लीफ लाइक बॉडी होता है, लीवर फ्लूक भी बोल सकते हो, लीफ लाइक बॉडी। तो यहाँ आप देख सकते हो लीफ लाइक क्या होती है, इसकी बॉडी होती है। साइज बोलें तो
0.13 mm लेंथ, साइज़ कितनी होती है 0.13 मिलीमीटर लेंथ। और बॉडी की बात करें तो सिलिएटेड एक्सेप्ट एपिकल पेपिला, तो सिलिएटेड मतलब पूरा का पूरा रीजन में क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सीलिया मीन्स छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, इस तरह से छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो एपिकल पेपिला है ना, यहाँ एपिकल पेपिला, यहाँ पर सीलिया नहीं पाई जाती हैं। एपिडर्मल प्लेट, सीलिया एपिडर्मल प्लेट्स पर लगी रहती हैं। प्लेट की संख्या 21 होती है जो एक निश्चित क्रम और कतार में व्यवस्थित होती है। तो एपिडर्मल प्लेट क्या होता है, तो यहाँ आप अलग अलग टाइप से प्लेट देख रहे होंगे ना, स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मल प्लेट। और इन्हीं एपिडर्मल प्लेट पर पूरी की पूरी बॉडी पर क्या होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। और इन प्लेट की संख्या क्या होती है, टोटल 21 होती है। कितनी होती है टोटल, और टोटल 21 होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 रो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि इसकी बॉडी की, अगर हम लोग इसकी प्लेट की बात करें तो प्लेट में 5 रा होती हैं और टोटल 21 प्लेट होती हैं। तो 5 रा, एक रा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 रा होती हैं और 5 रा में टोटल 21 प्लेट होते हैं। तो जो पहला रा होता है ना, यहाँ इसमें केवल कितनी प्लेट होती हैं, 6 प्लेट होती हैं। कितनी, 6। 2 डोर्सल प्लेट होती हैं, 2 लेटरल प्लेट होती हैं और 2 वेंट्रल प्लेट होती हैं। वहीं सेकेंड रो की बात करें इसमें, तो इसमें ठीक है 5 नहीं, 6 होती हैं, 5 नहीं, यहाँ पर 6, ठीक है 6 प्लेट होती हैं, 3 डोर्सल में और 3 वेंट्रल में। वहीं थर्ड रो की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 प्लेट, 1 डोर्सल रीजन पे और 2 वेंट्रोलेंट्रल रीजन में। चौथा बात करें हम लोग, चौथे रो में तो 4 प्लेट होती हैं टोटल, 2 राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में, इधर और इधर। और लास्ट रो की बात करें पाँचवें में, तो उसमें 2 प्लेट होती हैं, ठीक है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, मीरासीडियम लार्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल ग्लैंड, ठीक है, क्या पाया जाता है, एपिकल ग्लैंड पाया जाता है, एपिकल पेपिला पाया जाता है। एपिकल पेपिला तो हमने देखा है, एपिकल ग्लैंड तो यहाँ पर आप ब्लू कलर का देख रहे होंगे ना, एपिकल ग्लैंड, ठीक है। तो एपिकल ग्लैंड पाया जाता है और ये एपिकल ग्लैंड का काम क्या होता है, ठीक है, एक सिंगल पाया जाता है, एक ही एपिकल ग्लैंड पाया जाता है। एडिशन इन फंक्शन, तो ये जो होस्ट होते हैं ना, उनसे चिपकने में, एडिशन करने में ये हेल्प करते हैं। सेकेंड, पेनिट्रेशन ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड क्या होता है, पेनिट्रेशन ग्लैंड। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन ग्लैंड, तो यहाँ आपको क्लियर 2 ग्लैंड दिख रहे होंगे ना, यहाँ ब्लू कलर में 2 ग्लैंड दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेनिट्रेशन ग्लैंड बोल रहे हैं। 2 ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक पेयर में पाए जाते हैं, टू बोर द होस्ट। और होस्ट को क्या करते हैं, ये होस्ट को बोर करने का मतलब होस्ट को वहाँ पर छिद्र करने का काम करते हैं, यही पेनिट्रेशन ग्लैंड। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन फंक्शनल होता है। तो यहाँ पर आप ब्रेन देख रहे होंगे, स्पष्ट ब्रेन दिख रहा होगा यहाँ जो, ठीक है, पिंक कलर का ब्रेन दिख रहा है ना, तो वो क्या है, ब्रेन है। और ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन फंक्शनल होता है। चौथा स्ट्रक्चर की बात करें, आई स्पॉट, एक पेयर में पाए जाते हैं और एक फोटो सेंसिटिव होते हैं। तो आई स्पॉट यहाँ देख रहे होंगे आप, आई स्पॉट, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर 2 आई स्पॉट ब्लैक कलर का दिख रहा है। आई स्पॉट क्या होते हैं, एक जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में, और ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया की 1 पेयर विथ 1 पेयर ऑफ नेफ्रिडियोफोर। तो एक पेयर में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और एक जोड़ी नेफ्रिडियोफोर भी पाए जाते हैं, क्लियर, ठीक है। तो और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर, आप लोग इसी को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। जो एक्सक्रीशन में प्रोटोनेफ्रिडिया है, फ्लेम सेल्स क्या करती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया में ही फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। हमने पढ़ा है ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता है। एपिडर्मल प्लेट तो देख ही चुके हैं आप लोग, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जर्म सेल नियर द पोस्टेरियर एंड। तो लास्ट रीजन में क्या होता है, जर्म सेल पाए जाती हैं यहाँ पर, जर्म सेल। और यही जर्म सेल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट 7th स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल क्या होती है, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो बॉडी वॉल सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे, सर्कुलर मसल्स की बनी हुई, ठीक है, बॉडी वॉल, ये आउटर कवरिंग है। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो मिडिल में, ठीक है, जो बीच में इस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। और फिर